students, welcome to the 8th video of this chapter Why do we fall ill। इसके पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बात करना स्टार्ट कर दिया था कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में क्या डिफरेंस होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस कैसे स्प्रेड होते हैं और स्प्रेड होने के बाद हमारी बॉडी में वो कहाँ और कैसे अटैक करते हैं वो हमने देखा। इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ों की बात करने वाले हैं कि अगर डिजीज हो गया तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे, और अगर हमको ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमको फिर भी बीमारी से दूर रहना है, बीमारी होने ही नहीं देना है, तो आप उसको प्रिवेंशन से कैसे दूर रख सकते हो, ये हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर बीमारी हो जाए तो उसको ट्रीट कैसे करें। सो दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। यू कैन ट्रीट इट इन टू वेज, यू कैन थिंक अबाउट द ट्रीटमेंट इन टू वेज। पहला तरीका है कि आप उसके सिम्टम्स को ठीक करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप बोलोगे कि मुझे हेडेक हो रहा है, तो ये मैंने एक दवाई खा ली और मेरा हेडेक बंद हो गया। तो अगर हेडेक बंद हो गया तो ये बीमारी खत्म हो गई, ऐसा कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई मुझे डिजीज हो रहा था, दिमाग सर दुख रहा था मेरा, या फिर मुझे घुटने में दर्द हो रहा था, मैंने पेन किलर ले लिया और अब मुझे कुछ नहीं हो रहा, नो डिजीज नाउ, कंफर्टेबल लग रहा है अभी क्योंकि पेन नहीं है। तो ये एक तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि हम लोग रूट कॉज में जाके देखें कि ये प्रॉब्लम क्या है। अगर सर दुख रहा है और मैंने दवाई ले ली पेन किलर और मुझे सर नहीं दुख रहा, पर अगर कुछ डीप रूटेड बीमारी है, कुछ और कारण की वजह से बीमारी है, तो वो बीमारी को ठीक करना जड़ से, दैट इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। तो हम लोग देखने वाले हैं कि ये दोनों तरीके कैसे काम करेंगे। सो सबसे पहले आप कर सकते हो रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज। इफेक्ट मतलब सिम्टम्स। अगर आपने इफेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई वायरस का, मतलब मेरे गट में बैक्टीरिया कोई वायरस चला गया और मेरा पेट दुख रहा है, तो मैंने एक ऐसी दवाई खा ली जिससे मेरा पेट दुखना बंद हो जाए, तो ये एक तरीका हो सकता है। तो आप बोलेंगे यस, दिस इज ऑल्सो यूजफुल। यू ट्रीट द सिम्टम्स बाय टेकिंग मेडिसिन टू रिड्यूस फीवर और पेन एटसेट्रा। तो पेन किलर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कुछ कॉम्प्लीफ्लैम जैसी जो दवाइयाँ होती है वो आप ले सकते हो, पेन किलर्स ले सकते हो, फीवर कम करने वाली दवाई आप ले सकते हो। तो हमने देखा था कि फीवर क्यों होता है। फीवर इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी कुछ काम कर रही है, ठीक है। पर अगर आपने फीवर कम करने वाली दवाई ले ली तो अभी आपकी बॉडी कैसे काम करेगी? कुछ तो तरीका होगा ना बॉडी का। पर हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है और वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो आप फीवर कम करने की दवाई ले सकते हो। बट द आइडिया इज दैट यू आर ओनली ट्रीटिंग द सिम्टम। आपको फीवर क्यों हुआ है, ये पेन क्यों हो रहा है, ये सबका कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है ना। अगर आपको फीवर हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, तो क्या आपने एंटीवायरल लेना चाहिए कुछ दवाइयाँ? अगर आपको फीवर हो रहा है बिकॉज ऑफ टाइफॉइड फीवर, तो आपको कोई एंटीबैक्टीरियल दवाई लेनी चाहिए क्या? इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछ रहा। माइक्रोब्स के बारे में कोई सवाल नहीं। यहाँ पर सिर्फ किसको ट्रीट किया जा रहा है? सिम्टम्स को ओनली, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस मेथड, जहां पर सिर्फ इफेक्ट्स को आप ट्रीट करते हो। भाई सर दुख रहा है, दवाई ले ले। सर क्यों दुख रहा है, उसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा। यस, बट विल दिस ट्रीटमेंट ट्रीट द रूट कॉज ऑफ द डिजीज? हम ये पूछना चाहते हैं, क्या ये माइक्रोब्स को ट्रीट करेंगे? भाई बुखार तो कम करवा दिया हमने, या फिर पेन तो किल हो गया, बट पेन जिस कारण से हो रहा है, क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं, बिकॉज माइक्रोब्स पर असर होना चाहिए ना। आपकी बीमारी किसने की? इन्फेक्शियस डिजीजेस किसने किए? माइक्रोब्स ने किए। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, उन्होंने डिजीज किया। तो जब तक आप उनको नहीं खत्म करोगे, तब तक पेन खत्म करने से क्या होगा? आप रोज रोज पेन किलर खाते रहोगे। बट आपकी अगर वो बीमारी ठीक जड़ से नहीं होगी, तो आपको पेन किलर ही खाते रहना पड़ेगा। कब तक खाओगे ऐसे? और अगर आप पेन किलर खाते भी रहो तो आपके बॉडी में और प्रॉब्लम्स होंगे और वो ऑर्गन खराब होने लग जाएगा, बिकॉज माइक्रोब्स तो वहां है, बस आपको समझ नहीं रहा, बिकॉज पेन नहीं हो रहा। एटलीस्ट आपको जब पेन हो रहा था तो समझ तो रहा था कि वहां प्रॉब्लम है, अब तो वो भी नहीं समझ रहा, भूल गए आप उसके बारे में। सो दिस विल नॉट ट्रीट द रूट कॉज, द माइक्रोब्स, ठीक है। सो हाउ डू वी किल द माइक्रोब्स? माइक्रोब्स को कैसे किल करेंगे, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि हम लोग पहले तो ये मालूम करते हैं कि ये वायरस है, कि बैक्टीरिया है, कि फंगस है, कि कोई वर्म है, यह मालूम करते हैं। एक बार पता चल गया तो हम लोग उसके केमिकल पाथवेज या बायोमैकेनिकल पाथवेज जो होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन पाथवेज होगा, उसके सेल डिवीजन, सेल वॉल मेकिंग पाथवेज जो होंगे उसके, उसमें हम लोग बाधा लेके आते हैं। हम लोग उसको रेस्पिरेशन करने ही नहीं देते।
रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना नहीं, वो तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है। रेस्पिरेशन होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जहां पर ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ही अगर हम लोग कोई बाधा लेके आ जाए या सेल डिवीजन ही नहीं होने दो उसको मल्टीप्लाई नहीं होने दे, तब वो माइक्रोब्स पर हम लोग असर कर सकते हैं। यहां पर तो सिम्टम्स पर आप काम कर रहे हो, सिम्टम्स पे काम कर रहे हो, आपकी बॉडी को आप फूल कर रहे हो, उसको बेवकूफ बना रहे हो, बट माइक्रोब्स तो अभी भी काम कर रहे हैं अपना। यस, और वो बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो आप उनको रोकते हो यूजिंग सम मेडिसिन। आपको पता है कि बैक्टीरिया के लिए मेडिसिन अलग होते हैं क्योंकि उनके पास अलग पाथवेज होते हैं, और वायरसेस के लिए अलग होती है। जैसे आपने सुना होगा एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, अलग अलग चीजें होती है, बिकॉज दीज आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये आपने चैप्टर नंबर 7 में अगर पढ़ा हो, डाइवर्सिटी इन बायोलॉजी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो आपको पता होगा कि कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग दवाइयां होती है। सो रेस्पिरेशन, सेल डिविजन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो केमिकल पाथवेज है इसमें आप बाधा डाल के आप उनको रोक सकते हो। बट इसमें फायदा ये होना चाहिए आइडियली कि ये आपकी सेल को ना अफेक्ट करे। मतलब आपके सेल्यूलर रेस्पिरेशन को रोक दिया तो फिर नुकसान हो जाएगा आपका, वही वो तो मरेगा, बट आपका खुद का भी नुकसान होगा। वो नुकसान कब तक सहन करोगे आप? सो विदाउट अफेक्टिंग योर ओन सेल्स ये काम होना चाहिए। रिमेंबर दीज आर स्पेसिफिक टू अ कैटेगरी। ये भूलना मत आप लोग कि ये एंटी बैक्टीरियल, सो बैक्टीरिया के लिए अलग दवाइयां होती है बिकॉज उनके पाथवेज अलग होते हैं, फंगाई के लिए अलग होते हैं और वायरसेस के लिए अलग होते हैं। मेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स इज हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स बिकॉज वायरसेस डोंट हैव मेनी केमिकल पाथवेज या फिर बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स ऑफ देयर ओन। आपको पता है वायरसेस क्या करते हैं? वायरसेस जाते हैं होस्ट सेल में, उसको अंदर पेनिट्रेट करते हैं और वहां पर वो अपना सब सेल्यूलर मैकेनिज्म खुद करते हैं। तो वहां की सारी मशीनरी यूज करते हैं, वहां के ही एनर्जी सोर्सेज, उसी का रेस्पिरेशन, उसी के सब प्रोटीन्स वगैरह सब वो यूज करता है वायरस। खुद का कुछ नहीं है उसका, खुद का ना सेल वॉल है ना प्रोटोप्लाज्म है, कुछ नहीं है उसके पास। तो बिकॉज उसके खुद के केमिकल पाथवे, जैसे खुद को सेल वॉल बनानी नहीं है तो हम रोकेंगे क्या? खुद वो रेस्पिरेशन नहीं करता तो हम रोकेंगे क्या? तो हमको उसको रोकने के लिए बहुत कम चीजें हैं। जैसे डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है तो उसको वहां रोक दिया। तो ऐसे बहुत कम ऑप्शंस होते हैं एंटीवायरल। इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एंटीवायरल ड्रग्स एज कम्पेयर टू एंटीबैक्टीरियल, बिकॉज एंटीबैक्टीरियल में बहुत और भी ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे रेस्पिरेशन है, सेल डिविजन है, यहाँ पर आप उसको रोक सकते हो। They don't have many biochemical mechanisms of their own, so they use the host machinery for their own life processes, right? So that's the answer. कभी कभी क्या होता है, ये सब तो ठीक है, आप दवाई ले सकते हो। दवाई किसको ट्रीट करनी चाहिए? सिम्टम्स को नहीं, दवाई ट्रीट करनी चाहिए माइक्रोब्स को, तभी वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। और कभी कभी क्या होता है कि जस्ट रेस्टिंग एंड कंजर्विंग एनर्जी इज ओनली सफिशिएंट। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा सर दुख रहा है तो बोलते हैं सो जा। भाई सर क्यों दुख रहा है? कुछ तो हो रहा है बॉडी में उल्टा सीधा, और वो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, तभी वो रिएक्शन के तौर पे आपको सर दुख रहा है। अगर आपको फीवर हो रहा है तो आपकी बॉडी बोलती है कि भाई अभी फीवर हो रहा है, मैं कुछ काम कर रही हूं, जस्ट सिट, जस्ट रेस्ट फॉर अ व्हाइल, बिकॉज लेट योर बॉडी फोकस ऑन व्हाट इज द प्रायोरिटी टास्क। मतलब अगर किसी नेशन में वॉर हो रहा है तो सारे रिसोर्सेज आप वॉर के क्षेत्र में लगा देते हो। जैसे अगर आर्मी मैन को अगर फूड रिसोर्सेज चाहिए, या कुछ इंडस्ट्रीज होती है जो लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर सिविलियंस के लिए कुछ बनाती है, तो वो अभी आर्मी मैन के लिए बनाना स्टार्ट कर देगी, बिकॉज अभी वॉर का टाइम है। सिमिलरली अभी जैसे कोविड-19 है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन जो हो गई थी। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज तो बंद हो गई, बट बहुत सारी फैक्ट्रीज जो सैनिटाइजर बनाती थी, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, वो चालू थी, वॉर लाइक चालू था उनका। अभी देखते हो हर जगह सैनिटाइजर बिक रहे हैं। सो ये सैनिटाइजर इतने पहले नहीं बनते थे, बट अभी क्योंकि पूरे इंडिया को चाहिए और सैनिटाइजेशन करना पड़ता है ऑफिसेज वगैरह में, जिम्स में और बहुत मॉल्स में, तब आपको ये बहुत सारी रिक्वायरमेंट पड़ती है इस चीज की। तो इसीलिए जब आपकी बॉडी को भी अभी जो प्रायोरिटी है उस पर फोकस करना है, तो आपको बाकी के काम कम कर देने चाहिए। जैसे कि आपको थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। मतलब समटाइम्स इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, कुछ दवाई लेके स्कूल जाने से अच्छा दवाई जो आपके सिम्टम्स को क्लियर करेगी बस, उसके बजाय कभी कभी ये बोला जाता था कि तू स्कूल मत जा आज, कोई बात नहीं, जस्ट रेस्ट।
बिना दवाई के अपने आप बॉडी ठीक हो जाती है। अपने आप ठीक होती है मतलब अपनी बॉडी कुछ प्रोसेसेस करती है जिससे वो ठीक हो जाए। दैट्स द आइडिया। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1. इट सेज व्हाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक? क्यों? जैसे हमने देखा कि रेस्टिंग एंड कंजर्विंग एनर्जी, इसके लिए हम लोगों को मतलब सिर्फ हमने रेस्ट किया और कंजर्व किया एनर्जी तो भी हमारी बॉडी ठीक हो जाती है। तो ऐसा खाना खाने क्यों बोलते हैं जो ब्लैंड है, जो नरिशिंग है, ऐसा खाना क्यों? तो आप बोलेंगे भाई ऐसा खाना तो रोज खाना चाहिए। हाँ ठीक है, सैनिटाइजर तो मन नहीं चाहिए क्योंकि हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में बहुत सारे वायरसेस आते रहते हैं। बट द पॉइंट इज कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जब इमरजेंसी हो जाती है तो आपको कुछ ज्यादा ही काम करना पड़ता है। So you should eat bland food generally, you should eat nourishing food all the time, but कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको उसके अलावा कोई ऑप्शन ही ना हो। जब आप बीमार हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट योर प्रायोरिटी। आपकी बॉडी में जो भी माइक्रोब्स आए हैं उसको किल करना इज द प्रायोरिटी। आपको अभी जिम में जाके वजन उठाना इज नॉट द प्रायोरिटी। डोंट spend energy on your muscles, don't spend energy in your brain, just sleep, relax, don't do anything, कोई टेंशन मत लो। just let your body focus all the energy on that spot जहां पर बीमारी हो रही है, जहां पर माइक्रोब्स है। तो उसके लिए ब्लैंड फूड क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को लाइट रखो। और नरिशिंग फूड क्यों? बिकॉज अगर नरिशमेंट अच्छा रहेगा तो ही आपकी बॉडी उस माइक्रोब से लड़ सकती है, राइट? अब इसको हटाने के बाद हम लोग नेक्स्ट में बात करने वाले हैं कि वाई प्रिवेंशन इज better than treatment या better than cure. Right, so now let's talk about the very famous thing which you know in terms of health, that is prevention is better than cure. Now prevention is better than cure क्यों बोलते हैं? बोलते तो बहुत लोग हैं, बट क्यों बोलते हैं उसके 3 रीजन अभी हम लोग देखने वाले हैं। और एक एक रीजन में हम लोग उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और डेफिनेटली कोविड की बात तो हम लोग करेंगे। इफ समवन गेट्स अ डिजीज, अगर प्रिवेंशन नहीं हुआ, सपोज उसको हो गया, फिर ऐसा हो सकता है उस बीमारी के केस में कि बॉडी फंक्शंस में नेवर रिकवर। द एग्जाम्पल, द परफेक्ट एग्जाम्पल इज HIV। HIV इज एन इन्फेक्शियस डिजीज जो एक वायरस से होता है। अगर वो प्रिवेंट कर सकते थे तो बहुत अच्छा होता, बट क्योंकि अब हो चुका है अगर, तो बॉडी फंक्शन जैसे हमने देखा था इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है HIV, पिछले वीडियो में देखा था। तो अगर वो एक बार हो जाए तो उसके बाद उसका क्योर नहीं है। और बॉडी फंक्शंस जैसे वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज इम्यून सिस्टम, वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है फॉर द वर्स। और एक बार वो अफेक्ट हो जाए तो आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है ऐसे डिजीजेस में कि आपको ऐसा लगे भाई प्रिवेंशन वॉज बेटर देन क्योर, बिकॉज देर इज नो क्योर। एंड इवन इफ देर इज अ क्योर, ऐसा हो सकता है कि आपको मे नेवर रिकवर, बॉडी फंक्शन शायद नेवर रिकवर करें या कर भी लें तो भी बहुत टाइम के बाद रिकवर करें। लेट्स लुक एट द सेकेंड वन। लॉट ऑफ टाइम गेट्स वेस्टेड इन ट्रीटमेंट। बहुत टाइम चला जाता है। अगर रिकवर कर भी ले, आपको जॉन्डिस हो गया, आपने रिकवर कर भी लिया, मलेरिया से रिकवर कर भी लिया, बट टाइम तो वेस्ट हो गया ना। उस टाइम में आप स्कूल जा सकते थे, उस टाइम में आप स्पोर्ट्स खेल सकते थे, उस टाइम पे आप कुछ भी कर सकते थे प्रोडक्टिव, बट अभी आपको बेड रिडन होना पड़ता है, आपको रेस्ट लेना पड़ता है। हमने देखा था प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। अगर आपको हो जाए तो ट्रीटमेंट में बहुत टाइम लगता है, बहुत दवाइयाँ लेनी पड़ती है, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, सब पे लोड बहुत आता है। तो इस टाइम पे आपको रेस्ट लेना पड़ता है, इसीलिए टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट होता है? बिकॉज अगर आपने प्रिवेंशन किया होता, अगर आपने ध्यान दिया होता, अगर आप दूर रहे होते, आपने कुछ चीज़ें प्रिवेंट की होती, प्रिवेंटेबल चीज़ें, तो आपका वो टाइम बचता। सी, अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं और अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने प्रॉपरली लेट से वार्म अप नहीं किया, फिर एक्सरसाइज के बाद कूल डाउन नहीं किया और फिर आपको कोई इंजरी हो गई, तो ये तो प्रिवेंटेबल था। बट आपको अब क्योंकि इंजरी हो चुकी है, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा ट्रीटमेंट में, आप बहुत टाइम तक ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, आपका हो सकता है करियर ही खत्म हो जाए। कुछ क्रिकेटर्स का करियर खत्म हो जाता है क्योंकि उनको एक इंजरी हो जाती है। खैर, दैट्स नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, बट स्टिल द आइडिया इज कि ट्रीटमेंट में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, वो इन्फेक्शियस डिजीज हो या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो। डायबिटीज फॉर एग्जाम्पल नॉन इन्फेक्शियस, बट अगर वो प्रिवेंटेबल है तो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार हो जाए डायबिटीज तो आपको बहुत टाइम तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, राइट? एंड द थर्ड वन, अगर आपको इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मैं तो रिकवर हो जाऊंगा,
टाइम भी मुझे ज़्यादा नहीं लगेगा, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है. बट द थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. व्हाट? दैट अदर्स माइट कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज फ्रॉम यू इफ यू आर सिक. सी, आपको कुछ नहीं होगा बट अदर्स को हो सकता है. इन्फेक्शियस डिजीज की हम बात कर रहे हैं, डायबिटीज वगैरह की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो इन्फेक्शियस नहीं है. बट इन्फेक्शियस डिजीजेस दूसरों को हो सकते हैं, है ना. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कोविड. तो कोविड में आप सोच सकते हो, अभी आप 14-15 साल के हो, अगर आप देखते हो कि आपके बॉडी फंक्शंस में नेवर रिकवर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे बॉडी फंक्शंस तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. फिर मैं बोलूंगा अरे टाइम वेस्ट होगा, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम, ठीक है. बट अदर्स इफ दे कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज, क्या उनके पास ये ऑप्शन है? अगर आपके घर में अदर्स मतलब जो 50-60 प्लस ईयर्स के हैं, क्या उनके पास ये ऑप्शन है? मे बी नॉट, बिकॉज डेथ रेट वहां पर है. भाई आपकी उम्र में डेथ रेट होने के मतलब डेथ रेट बहुत कम है. उस उम्र में इम्यून सिस्टम ठीक रहता है, हो जाता है सारा काम. बट अदर्स में कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज और उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है. चलो उनके साथ भी ये ना प्रॉब्लम हो, मेरे घर में सब यंग है, सब फिट है, बट उनका टाइम भी तो वेस्ट होगा. तो घर में अगर एक इंसान, जस्ट थिंक फॉर एग्जाम्पल कोविड, अगर आप बाहर गए और अगर आपने थोड़ा सा भी प्रिकॉशन लिया होता तो आपके घर में किसी को भी नहीं होता और बॉडी फंक्शंस किसी के भी प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाते और टाइम भी किसी का वेस्ट नहीं होता. अदरवाइज जस्ट थिंक अबाउट इट, आपके घर में वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि किसी के बॉडी सिस्टम्स रिकवरी ना करें, या फिर स्टिल थोड़ा सा बेटर ये सिचुएशन हो सकता है कि भाई टाइम वेस्ट हुआ बट स्टिल इट इज प्रिवेंटेबल. और सपोज आपके घर में भी ऐसे सब फिट लोग हैं, उनको भी कुछ नहीं हुआ, तो भी वो किसी और को दे सकते हैं. अब उनके ऑफिस में हो सकते हैं, उनके क्रिकेट टीम में हो सकते हैं, वो उनको दे सकते हैं, फिर वो चेन बढ़ जाएगी. ये तो यहां प्रॉब्लम होता है, यहां होता है, यहां होता है, और फिर अदर्स को हो गया तो फिर से ये साइकिल चालू हो जाता है. जब आपने देखा था लॉकडाउन के टाइम पे स्कूल्स बंद थे, तो बोलेंगे कि भाई बच्चों को क्या जरूरत है, बच्चों को तो कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, पर स्कूल तो चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट सी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स ऑलवेज अबाउट दिस पॉइंट 3 दैट अदर्स का क्या होगा. एक बार अदर्स को हो जाए तो फिर ये चीजें चालू हो जाती है और फिर हॉस्पिटल्स ओवरलोड हो जाते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं. मैं वेस्ट इसलिए बोल रहा हूं अगेन बिकॉज दीज आर ऑल प्रिवेंटेबल. इसीलिए राइट, हम देखेंगे अभी प्रिवेंट कैसे कर सकते हो आप. भाई प्रिवेंशन अच्छा तो है बट कैसे करोगे? लिविंग कंडीशंस विच आर नॉट ओवर क्राउडेड, ऐसी जगह पे रहो. तो एयरबोर्न जो डिसीजेज होते हैं, जैसे आपने देखा कि कोविड के टाइम पे आप ट्रेन से ट्रैवल मत करो, लोकल से ट्रैवल मत करो, है ना. तो ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे मत जाओ. शादी में बहुत कम लोग होने चाहिए, 50 लोगों से ज्यादा शादियों में नहीं होने चाहिए, है ना. रिलीजियस गैदरिंग्स नहीं होगी, स्कूल्स नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि ओवर क्राउडेड प्लेसेस से अभी टेंशन है, बिकॉज ये एयरबोर्न डिजीज है कोविड. यस, लंग्स को इफेक्ट करता है ना. तो इस तरीके से आप एयरबोर्न डिजीजेस को दूर रख सकते हो. या फिर एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड ट्रीटिंग वाटर बिफोर कंजम्पशन, ये चीजों से आप वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीजेस को आप प्रिवेंट कर सकते हो, है ना. अगर आप ड्रिंकिंग वाटर सेफ रखो या फिर आपने वाटर को ट्रीट किया, तो अगर कोई आपके शहर में या गांव में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां से आप पानी लेते हो, तो वाटर और फूड बॉर्न डिजीजेस आपको कम से कम होंगे. तो प्रिवेंटेबल है ना. ओवर क्राउडेड प्लेसेस में मत जाओ, प्रिवेंटेबल है कि नहीं? हाँ, यस. क्या आप ड्रिंकिंग वाटर को सेफ रख सकते हो, उबाल के पी सकते हो, सैनिटेशन अच्छा रख सकते हो कि नहीं? हाँ, तो प्रिवेंटेबल है, बिल्कुल प्रिवेंटेबल है ये वाले डिजीजेस है. कीपिंग एनवायरमेंट फ्री ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, तो इससे मच्छर से फैलने वाले जो डिजीजेस होंगे या वेक्टर बॉर्न जिसको बोलते हैं, वो डिजीजेस बच सकते हैं, है ना. तो क्या जगह साफ रखना, स्टैग्नेंट वाटर नहीं होने देना, गटर को साफ करते रहना, गटर को बहते रहने देना, क्या ये प्रिवेंशन ही है? यस, प्रिवेंशन है. तो पब्लिक क्लीनलीनेस या पब्लिक हाइजीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बट ये सब जब बातें हम लोग कर रहे हैं तो हमारे पास एक सवाल हमेशा आता है, वो ये कि इतना सब होने के बाद भी कुछ लोगों को तो कोविड होता ही नहीं, कुछ लोगों को तो टीबी होता ही नहीं, कुछ लोगों को तो कुछ बीमारियां होती ही नहीं, वो तो बहुत फिट है, उनको कुछ होता ही नहीं, कभी सर्दी नहीं हुई मुझे, कभी बुखार ही नहीं हुआ मुझे. तो ऐसे लोग होते हैं, तो उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? तो उन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है. सी, ये सब चीजें उन्हीं के लिए है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है. और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग भी है तो भी
आपने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हम लोग माइक्रोब्स के क्वांटिटी को कंट्रोल में रखें तो हमारे इम्यून सिस्टम पे लोड नहीं आता। तो किसी का इम्यून सिस्टम वीक भी हो तो भी वो एडजस्ट कर लेता है। जैसे आपके जो मैंने बोला आपको 40, 50, 60 प्लस जो आपके घर में उनका इम्यून सिस्टम उतना अच्छे से शायद ना काम करता हो, तो भी अगर उनका माइक्रोब से संपर्क होता है, कांटेक्ट में आते हैं, तो भी उनका इम्यून सिस्टम बचा सकता है उनकी बॉडी को। तो ये जो मेथड्स है, इससे चाहे आप जीरो ना करो, सारी पॉसिबिलिटीज को एकदम हटा ना दो, बट पॉसिबिलिटीज को कम कर सकते हो। और फिर उसके बाद आपके इम्यून सिस्टम पे आता है। भाई उतना सब ठीक रखने के बाद भी अगर HIV वाले के पास वो वायरस जाता है तो उसको वो चीज़ हैंडल करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज थोड़े बहुत माइक्रोब्स तो आप हैंडल कर ही लेते, बट उसके पास तो बिल्कुल वीक हो चुका है इम्यून सिस्टम, तो वो नहीं हैंडल कर पाएगा। सो इसमें एक और बात ये आती है, हमने देखना चाहिए कि हाउ टू प्रिवेंट ऑल दिस इज having nutritious food in sufficient quantities to ensure efficient working of our immune system। तो see after all this, अगर आप न्यूट्रिशियस फूड खाते हो तो कोई बात अगर चली भी गई आपके बॉडी में, कुछ माइक्रोब्स चले भी गए, तो भी बॉडी बोलती है चलो कोई बात नहीं, इतना तो हम हैंडल कर ही सकते। बट अगर आपका इम्यून सिस्टम भी खराब है, आप कुछ ध्यान भी नहीं देते हो इसके बारे में, तो फिर तो ये चीजें करनी पड़ेगी आपको, है ना। और इसमें वर्स्ट चीज ये भी हो सकती है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, नहीं तो आप दूसरों को तो देंगे ही देंगे। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड यू सी द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। और उसमें हमको पता है कि एक मेथड ऑफ प्रिवेंशन है जो इट्स गुड फॉर लॉन्ग टर्म, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, इज दैट कि आप सफिशिएंट क्वांटिटीज में न्यूट्रिशियस खाना खाओ, जिससे कुछ भी इस चीजों में लैप्स आए। कभी आप चले गए जहां पर गंदगी है, जहां पर मच्छर काट लिए, बट आपको कुछ नहीं होता बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है। सो यू शुड ऑलवेज डू व्हाट यू कैन डू, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। कोविड के केस में आप क्या कर सकते हो? क्या आप ओवर क्राउडेड जगहों पर नहीं गए तो चलता है, दूर दूर बैठ सकते हो, चलता है। शादी में जाना जरूरी है? पता नहीं, आप चेक करो। क्या आप ड्रिंकिंग वाटर को शुद्ध वाला ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हैं। नहीं ले सकते तो छान के ले सकते हो, उबाल के ले सकते हो, जो भी हो। ट्रीटिंग वाटर वो तो शहर पे डिपेंड करता है, अगर वाटर ट्रीटेड है तो ठीक है। एनवायरमेंट फ्री ऑफ स्टैग्नेंट वाटर रख सकते हो क्या? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, द म्युनिसिपैलिटी और द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो भी। बट ये सब में लैब्स हो भी गया तो भी आपको वो करना चाहिए जो आप कर सकते हो। द बेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रिवेंशन इज ऑन योर पर्सनल लेवल इज दिस, राइट? ग्रेट। सो अभी हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, और वहां पर ये पूछा है कि आपके स्कूल में आप लोगों ने ये सब मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन में से कौन से यूज किए हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि आपके स्कूल में क्या मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन किए हैं। वैसे तो कोविड के पहले के भी आप सोच सकते हो, कोविड के टाइम पे भी सोच सकते हो आप। तो आप हो सकता है कि आपके स्कूल में स्टैग्नेंट वाटर कहीं नहीं रहता, तो वो एक वेक्टर बॉर्न डिसीजेज नहीं होते ना, मच्छर नहीं होते। ऐसा हो सकता है कि आपके स्कूल में सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, सैनिटेशन, आपके टॉयलेट्स बहुत साफ रहते हैं जिससे वो तरीके से कोई डिजीज ना फैले। या फिर आपके स्कूल में ओवर क्राउडेड नहीं रहते हैं, बड़ा सा ग्राउंड है, नहीं तो छोटी सी जगह में सब क्रैम्प्ड होकर खाना खाते हैं तो फिर और। तो आपके स्कूल में क्या प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन के रूप में, वो आपको पता होने चाहिए। लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। इसके बाद आने वाला वीडियो लास्ट वीडियो होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहे।